चांद ने बोला समंदर से, तू उबलता है मेरे प्यार में, लेकिन आके कभी मिला नहीं। बस यही एक असफलता है मेरे प्यार में। समंदर ने बोला, यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मचलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर महीने 30 बार अपनी शक्ल बदलता है। अविनाश, अरुण धावड़े जी और स्वानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पे। अरे वाह, ललन टॉप पे शुक्रिया। आप। शुक्रिया। जी। थ्री ऑफ अस रिलीज हो चुकी है, कैसा रिस्पांस आ रहा है? ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो जो लोग फिल्म देख रहे हैं वो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से दिल दे बैठे हैं फिल्म को, और बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस आ बहुत मतलब लोग लिख रहे हैं और फिल्म के बारे में, और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है। एंड या आप कैसी फिल्म बनाना चाह रहे थे और क्या वैसी ही आप बना पाए हैं? कैसी फिल्म, मतलब ऑब्वियसली आपने देखी है फिल्म? मैंने Just देखी देखी है। देखी ना, जी। तो एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म बनाना चाहता था मैं। कि एक एक जो एक मुझे ऑब्वियसली पाताल लोक के बाद ऐसा कुछ करना चाहता था मैं। पाताल लोक वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। यू नो तो ऑब्वियसली वो ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, गुलजार साहब, सई परांजपे, वो उनकी फिल्मों का एक एक बासु चैटर्जी, उनकी फिल्मों का एक एक जॉनर और जो एक स्थान था। तो वो उस तरह का कुछ करने की मेरी ये मनीषा थी और कोशिश थी। और बस ये आप बताइए कि मतलब आपको कैसी लगी फिल्म और आप क्या सोचते हो फिल्म के बारे में। जी। अ, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे जो ऐसी जो थेरेप्यूटिक टाइप फिल्म होती है, जो एकदम मंद मंद बहती सी, जैसे जैसे जो फिल्म रिलीज होने से पहले उसके पोस्टर्स आए थे, जहाँ तीन कैरेक्टर खड़े होते हैं समंदर के सामने, एक दीवार सी होती है, उसको देखते ही दिमाग में जैसे लगता है ना, एकदम शांति सी आ जाती है। फिल्म के साथ भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। तो ऐसी फिल्म को लेके जब आप ब्रीफ करेंगे अपने एक्टर्स को, या आपने किया होगा, तो आपने कैसे किया होगा? क्या कहा होगा उनसे कि ऐसे हम करेंगे? मुझे मुझे लगता है कि जब जब ये कहानी जब सुनाई, मतलब उनको स्क्रिप्ट जब भेजी गई और जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिला, मतलब पहले तो मतलब शेफाली जी से, कि उन्होंने पढ़ी और मुझे याद है कि वो डायलॉग ड्राफ्ट नहीं था। तब तब एक अंग्रेजी में लिखी हुई एक एक स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी अंग्रेजी में ही थे। और वरुण और शोहेब तब तक डायलॉग पे काम कर रहे थे। लेकिन शेफाली जी ने पढ़ा और उनका फोन आया मुझे, और एक एक वीडियो कॉल हुआ, और उन्होंने शी जस्ट गॉट द फिल्म एंड शी वाज लाइक, मैं ये डेफिनेटली करना चाहती हूँ और मैं करूंगी, और आगे बताओ क्या करना है। जब जैसे जब जब जयदीप को जब कहानी मतलब स्क्रिप्ट भेजी, तब तक ऑब्वियसली वो किसी और फिल्म पे काम कर रहे थे और वक्त नहीं था उनके पास, और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फोन आया, उनका वीडियो कॉल आया, और उन्होंने बोला कि अविनाश यार, ये तो बहुत ही प्यारा। तब तक डायलॉग ड्राफ्ट बन चुका था, मतलब आ चुका था डायलॉग ड्राफ्ट। और जयदीप ने पढ़ा, और जयदीप का फोन आया कि भाई ये तो मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला जयदीप देख, बहुत टाइम बहुत मतलब क्रूशियल है, क्योंकि इमिडिएटली हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि उतना ही विंडो है, और मुझे आपके सिर्फ 15 से 20 दिन चाहिए, और प्लीज एडजस्ट इट। एंड ही वाज लाइक, यस मैं एडजस्ट करता हूँ। और वैसे जयदीप ऑन बोर्ड आए। और तीसरे कैरेक्टर के लिए जो मतलब हालांकि मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर है वो, मतलब फिल्म में दीपांकर। तो वो तो बहुत सारे लोगों की, मतलब बहुत सारे एक्टर्स को मैंने वो पार्ट सुनाया। फिर और वो लोग बिजी थे, काफी एक्टर्स को अप्रोच किया। तो बहुत बिजी थे लोग, और कुछ कुछ लोगों का आया कि यार बहुत प्यारी है फिल्म, लेकिन वक्त के वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। और मेरा एक दोस्त है ओमकार, जिसने फिल्म लिखी भी है। तो उसकी दोस्त ने स्वानंद सर का नाम लिया। और जैसे ही मुझे मैंने वो सुना, मैंने मैंने बोला, अरे यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले। यू नो कि और मतलब मतलब स्वानंद जी ऑब्वियसली हम लोग पहले काफी बार मिले हैं। बातचीत हुई थी, और स्वानंद जी को मैंने स्क्रिप्ट भेजी, और उनका भी फिल्म पढ़ के मुझे फोन आया कि ये ये तुमने मुझे भेजा है, ये इसमें से कौन सा पार्ट और क्या। एंड मैंने बोला कि सर आप दीपांकर, आप पति का, शैलजा के पति का पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप करें। एंड बहुत ही भावुक होके उन्होंने बोला कि
यार ये तो मैं करूंगा, इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, यू नो। एंड मैं इस चीज का मैं हिस्सा होना चाहता हूँ। तो इस तरह से सारे एक्टर्स ऑन बोर्ड आए। ये हालांकि हमारे पास वक्त नहीं था मिलने का जुलने का, और शूटिंग शुरू होने वाली थी, और शूटिंग के एक दिन पहले हमारी पहली स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, वहां पे हम लोग सब एक साथ मिले। और जैसे ही पहली रीडिंग हुई, तब दिख रहा था कि मतलब हर किसी ने अपने आप के किरदारों के बारे में सोचा हुआ है, यू नो। इतना इतना कुछ मतलब, और बहुत ही एक फ्री फ्लोइंग सा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बताने की जताने की जरूरत लगी। नहीं। और हाँ, इस तरह की प्रोसेस हुई है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अविनाश की का काम हमने सबने देखा था। किल्ला हमने देखी थी, इनकी मराठी फिल्म जो थी, और इनका काम दूसरी फिल्मों में भी देखा था। मैं इनको पर्सनली जानता था, मिला था कई बार। तो और ये जो स्क्रिप्ट थी, तो और कोंकण का एरिया था, और वो खुद कैमरा करते हैं। तो ब्रीफिंग में हमें पता था कि ये कुछ बहुत अद्भुत और सुंदर होने जा रहा है, और इसका पार्ट होना है। वो उसके लिए कोई खास अलग से उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनका सिर्फ यही रहता था कि कुछ अच्छा करेंगे सर, कुछ अच्छा करेंगे। और इसी बात पर हमको भी ये था कि मुझे भी ये था कि, और मैं तो बिल्कुल उस पूरे क्योंकि मैं एक्टर उस तरह से बतौर एक्टर कम जाता हूँ। अब शायद ज्यादा जाऊंगा, लेकिन लेकिन बतौर एक्टर कम जाता हूँ। तो लेकिन तो मैं जब गया वहां पे, और फिर मुझे शेफाली और जयदीप मिले। फिर और फिर कोंकण, इतना खूबसूरत कोंकण, वो सच में एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन थी। अविनाश ने इतना आसान कर दिया था सब कुछ कि हम लोग बिल्कुल मतलब वो मंद गति से हमने 20-22 दिन उस गति से जिंदगी भी जी है। न सिर्फ फिल्म, हमारी जिंदगी भी वैसी थी। कोंकण का इलाका क्या ऐसा है कि बहुत सुंदर और अच्छे और भोले और प्यारे किरदार आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक फिल्म और आई थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें भी सयामी खेर ने कोंकण की एक लड़की का कैरेक्टर किया था, और उसके फादर डाकघर में काम करते हैं, और वो हम्म। उसको जैसे बड़ा करते हैं जिन वैल्यूज के साथ। वो बहुत अमेजिंग था। और जैसे ही मैंने ये फिल्म देखी और मैंने कहा वापस फिल्म उधर कोंकण में जा रही है, तो क्या उस बेल्ट में ऐसा है कि क्या बात है। तो वो आप जरूर बताइए। एक तो विजुअली एंड रिच है, बहुत रिच है। दूसरा वहाँ के लोग और खाना पीना और बहुत नेचर अभी भी इंटैक्ट है वहाँ का। यस, बिल्कुल। तो मतलब मैंने मेरे बचपन के बहुत ही फॉर्मेटिव इयर्स, बहुत ही छोटा था मैं तब, मेरे पापा का तबादला वहाँ पे हुआ था। और हम वहाँ पे रह रहे थे, और यू नो कि मेरा जन्म वैसे सोलापुर का है, जो बहुत ही एक ड्राई सा लैंड है, यू नो। तो जब मैं पहली बार जब जब कोंकण गया उस उम्र में, तो इतना मतलब वो समंदर किनारा, वो मतलब कि सारे लोग और बच्चे, और बहुत ही वो मेरे मेरे जहन पे वो विजुअल इमेजरी। और मतलब जब बारिश होती तो घंटों बारिश गिर रही है, आप घर घर में बैठे हो, कहीं से सांप निकल रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, मतलब एक बचपन बहुत ही एक अलग गुजरा था वहां पे। तो वो मेमोरीज मुझे बार बार, मतलब जब मैं आगे आगे के दौर में भी, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में भी पढ़ता था, और मतलब सिनेमाटोग्राफी जब सीखने लगा, तो मुझे लगा कि वहां पे वापस जाना चाहिए, वो सारी चीजें आ रही थी। और उसके थ्रू किल्ला, जो मेरी मराठी पहली जो फिल्म थी, उसका जन्म हुआ था। और ऑब्वियसली उस फिल्म का जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेरी बुनियादी तौर में, मतलब मेरी जिंदगी में, एज बतौर फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर। जो मैं वो खोजना चाहता था, मैं जाना चाहता था वापस, जो जो अनुभव मैंने किला में किया था, तो बाकी फिर किला 2013 में बनी थी, 14 में बर्लिन में पहली बार स्क्रीन हुई थी, और उसके बाद मुझे ये इस फिल्म पे, मेरी दूसरी फिल्म पे आने में 8 साल लग गए। तो वो लॉन्गिंग बहुत था इसके बीच में। ऑफ कोर्स मतलब बतौर सिनेमाटोग्राफर मैंने बहुत सारी फिल्में शूट की, लेकिन जब पाताल लोक हुआ, और जब जब मुझे मतलब कि वो पाताल, आई गेस पाताल लोक का सक्सेस इस फिल्म को बनने में बहुत महत्वपूर्ण, और उसका योगदान बहुत ज्यादा रहा है, और मुझे भी उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और जब ये कहानी मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को सुनाई, उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, ये करते हैं। और बिल्कुल ही वक्त नहीं था। ये मतलब ऐसा हुआ कि अगस्त में फिल्म लिखना शुरू हुआ, सितंबर में सबको भेजी गई पहला ड्राफ्ट, अक्टूबर में कास्टिंग कंफर्म हुई, और नवंबर में शूट शुरू हुआ। इतना इतना फास्ट रहा ये प्रोसेस। और तो कोंकण
ऑब्वियसली मतलब मेमोरीज को लेके, नॉस्टैल्जिया को लेके मुझे फिर से कुछ करना था, और कोंकण से ज्यादा बेहतरीन जगह क्या हो सकती थी। और मैं चाहता था कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली इस फिल्म को हिंदी में भी बनाने का निर्णय उसी वजह से था कि ये जो लैंडस्केप है, ये जो इमोशन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये मतलब भारत में हर 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 एक ऑडियंस के पास पहुंचे। यू नो तो वही एक प्रयास था। आनंद जी, एक सवाल आपसे ये है कि जैसे जो वातावरण हम महसूस करते हैं फिल्म के अंदर, फ्रेम्स के अंदर, विजुअल्स में, और जैसा व्यवहार इंसान एक दूसरे से कर रहे होते हैं, कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, आप जब शूट कर रहे थे तो क्या बतौर एक्टर आपको भी वो महसूस हो रहा था? क्योंकि मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, वो अलग बात है, और आप वहां खड़े होकर जब उस चीज को प्ले कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो क्या वो क्लाइमेट आप भी महसूस कर नहीं नहीं, पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। और अविनाश की फिल्मों से, और जो जहाँ पे आप फिल्मों की जब कहानी, मतलब फिल्म की जो भाषा है और फिल्म का की जो भाषा है, उसमें जगह का बहुत चरित्र होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, लोकेशन जो उस कहानी को कहने में मदद करती है, उतना ही जरूरी होता है जितना कोई अभिनेता हो। अगर आपको कहीं से उन्होंने कहा है कि एक बीच पे जाइए, तो उस बीच, उस समंदर के किनारे की शांति, उसकी सब चीजें आपके भी पूरे सिस्टम में आती है। और और जो कहानी है, और हम उस कहानी को रोज जी रहे थे, तो वो कहानी हमारे अंदर घुसी हुई थी। शैलजा आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे चल रहा था, और मुझे और उस कोकण को भी मैं भी उतना ही विस्मृत होकर देख रहा था। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं विस्मृत था। अभिनय नहीं करना पड़ा, क्योंकि अविनाश ने जिन लोकेशंस पे हमको ले गए थे, वहां पे मैं जब जगहों को देखने लगा था, तो मेरा अभिनय बंद हो गया था, मैं देख रहा था। और वही अविनाश के कैमरे ने भी देखा। अगर वही अगर अगर वही कहीं मैं रोज जहाँ रहता हूँ वहां वो सीन करना पड़ता मुझे, तो शायद मैं विस्मृत हूँ इस बात की एक्टिंग करनी पड़ती, लेकिन वहां मुझे विस्मृत होने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। तो डेफिनेटली उन जगहों में, उस एनर्जी में, उस विजुअल से एक्टर को बहुत कुछ मिलता है, जैसे उसको उसके कपड़ों से मिलता है, जैसे उसके संवादों से मिलता है, जैसे उसको कैसे दिखाया गया उससे मिलता है। तो मुझे लगता है बहुत 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 बड़ा रोल प्ले किया उस वेन्यू ने। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में कुछ लोगों को थैंक यू बोला जाता है, अविनाश जी। तकरीबन 6 से 7 नाम आते हैं उसमें। मैं नाम पढ़ूं या आप बताएंगे, और आपने क्यों उनको थैंक्स बोला, ये बताइए। नहीं, बेसिकली ये कहानी का जन्म जो है, चैतन्य ताम्हाणे मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं उनके काम से, और बतौर इंसान। तो चैतन्य से मैं मिलने गया था, और मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड था उन दिनों, क्योंकि पाताल लोक सीजन 2 बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और बहुत सारी रीजंस की वजह से पोस्टपोन हो गया था। और बहुत दिन तक, साल भर, 1.5 साल भर काम नहीं किया था, और चैतन्य से मैं मिलने गया, और वहां पे बातों बातों में बहुत बहुत मतलब 7-8 घंटे की बातचीत हुई। और मैं इतना प्रेरित और प्रभावित होकर लौटा कि मैं इसका स्क्रीन प्ले लिखने बैठा मैं। तो ऑब्वियसली चैतन्य चैतन्य डेफिनेटली मतलब एंड 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 फिल्म का एक एनर्जी होती है लोगों की, ऑफ कोर्स। सुदीप शर्मा और अभिषेक चौबे मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, और बहुत ज्यादा सीखा है मैंने उनसे। और एक इंडस्ट्री में आपको कुछ लोग मिलते हैं जो आपको बतौर मेंटर्स आपके लिए बन जाते हैं आपके। एक अलग अलग, जब मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, तब तब बहुत लोग थे। जब मैं यहाँ पे आके काम करने लगा, तब इनमें मैं 2 लोगों का जिक्र मैं, तो यस, तो सुदीप, आप सभी लोग जानते हैं कि कितने अच्छे मतलब राइटर है ही। और पाताल लोक जैसा शो रन करना और क्रिएट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सुदीप के बारे में मैं क्या, ऑब्वियसली 2 लोग हैं जिनका नाम फिल्म में नहीं है, जो जो मैं उन नामों का जिक्र करूंगा मैं, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, और उन उन दोनों के साथ मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, और बहुत कुछ सीखा। मेरे 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 निर्देशक दोस्त निशिकांत कामत, और अभिनेता इरफान खान। इन इन लोगों के साथ मैंने 2-2 फिल्में की थी, और मेरी मेरी जहन पे बहुत ज्यादा असर किया इन इन दोनों पर्सनालिटीज में। और पैंडेमिक में ऑफ कोर्स मतलब दोनों के डिमाइस के बाद में काफी तो ये फिल्म एक एक उनके लिए
एक मेरा एक 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 इट्स डेडिकेटेड टू देम एक्चुअली। मैं बताऊं, मैं लिखना नहीं चाहता था, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैं बयान नहीं कर सकता उन उन मतलब दोनों शख्सियत मेरे लिए क्या है। और ऑफ कोर्स वासन बाला, श्री राम राघवन और जयदीप साहनी, जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जिन्होंने एडिट देखे और बहुत सारा अपना इनपुट दिया फिल्म में, मेरे दोस्त ही है। और या दैट्स वाई। निशिकांत ने मुंबई मेरी जान बनाई थी आई गेस ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और निशिकांत अमेजिंग ने फिल्म। दृश्यम बनाई थी, दृश्यम भी दृश्यम अविनाश बनाई। ने शूट की थी। जी जी। हम्म। मुंबई मेरी जान बहुत पहले आई थी, और उसमें जो परेश रावल का कैरेक्टर होता, कांस्टेबल का, जो ह्यूमैनिटी से इतना भरा हुआ होता है। यस। और जो उसमें बहुत लोगों को नहीं पता कि उसमें एक साउथ इंडियन लेबर का रोल किया था इरफान ने, इरफान। जो वन यस। ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस यस। लाइफ का। एब्सोल्युटली। वो सीन होता है उसमें जिसमें वो एक बिस्किट और चाय लेके साइड में खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है बिस्किट लूं या चाय लूं या न लूं, बहुत 7-8 रुपए लग जाएंगे, और वहीं एक रईस का बेटा आता है और वो सिगरेट का पैकेट लेता है 100 रुपए का, दो कश लगा के फेंक देता है, और इरफान देखता है इसने जो सिगरेट फेंकी है ये मेरे चाय बिस्किट से ज्यादा है। बिल्कुल। बहुत अमेजिंग वो था। अ, मुझे एक मैं सवाल पूछने से पहले इसी का फॉलो अप ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों था, जैसे किल्ला जब आपने बनाई तो बहुत कॉन्फिडेंस से, आपकी जर्नी बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई रही है, जैसे एफटीआई आप पहले जाने लगे थे, एडमिशन बाद में हुआ, सीखना शुरू कर दिया, खुद से सेल्फ स्कूल किया, फिर किल्ला बनाई। किल्ला एक जबरदस्त स्ट्रोक थी, वर्ल्ड सिनेमा के अंदर भी बहुत अवार्ड जीते। उसके बाद जब एक सेंस में मैं किल्ला त्रयी की तरफ बढ़ते हुए आपकी दूसरी फिल्म बोलूंगा, थ्री ऑफ अस को, यस। थर्ड पार्ट आएगा तो ट्रिलोजी टाइप वो फील वाली बनेगी, बिल्कुल। तो क्यों वो पावर कम क्यों होती चली जाती है? मतलब थ्री ऑफ अस बनाने से पहले आप क्यों महसूस कमजोर कर रहे थे खुद को? एक पेंडेमिक कारण था, लेकिन और क्या था? नहीं, बिल्कुल ही, क्योंकि इस तरह का सिनेमा बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। मतलब मैं बिल्कुल ही इस बारे में, मतलब बहुत सारे लोग बहुत एक अच्छा और बहुत अंदरूनी तौर पे जो मतलब एक सतह का काम करना, बहुत मैं नहीं बोलता हूँ कि वो आसान चीज है और सारी चीजें, बट लेकिन एक एक मार्केट ड्रिवन प्रोफेशन में इस तरह का फिल्म बनाना बनना, ये मतलब इस वजह से वो 8 साल लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह की कहानियां कहना नहीं चाहता हूँ, या फिर ये बिकॉज होता है ना कि मतलब एक 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 यूनिवर्स को भी, एक एक मार्केट को भी सोचना पड़ता है कि इस तरह की फिल्म शायद इस वक्त आ जाए। क्योंकि इस फिल्म के साथ भी मतलब वो वाला स्ट्रगल कम नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा फिल्म बनने के बाद पैंडेमिक में जिस तरह की चीजें हुई, और उसके बाद हमको लगा था कि शायद ओटीटी पे ये करेक्ट फिल्म होगी या फिर क्या होगा। मैं तो चाहता हूँ, और मतलब आपने फिल्म देखी हुई है, जिस तरह से मतलब एक सिनेमैटिक लैंग्वेज होती है, मैं चाहता हूँ कि ये बतौर मतलब स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे रिलीज हो और लोग उसको देखें। लेकिन मार्केट कैलकुलेशन बदलने के बाद भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ओटीटी पे ये फिल्म आ जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। बट इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि मैं ही आपको ये मैं ही बताना चाहता हूँ कि मुझे ही नहीं पता इस तरह का सिनेमा में फिर से मैं बना सकूंगा या नहीं। मैं तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑब्वियसली इट्स अ सिनेमा इज अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म। एंड और सारी चीजों का, और खासकर आजकल मतलब क्योंकि एनएफडीसी है नहीं, कोई सॉफ्ट मनी है नहीं, कोई उस तरह का मतलब उस सिनेमा को लेके जो जिस तरह का एक 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 सपोर्ट सिस्टम पहले रहता था। ऑडियंस भी देखने के लिए उत्सुक होती थी, चीजें होती थी। अभी हर वक्त क्योंकि एंटरटेन अपने आप को एंटरटेन करने के 100 रास्ते खुल गए इंसान को, उसमें फिर इस तरह का सिनेमा कौन क्या किस तरह से, ये सारे सवाल है। और इसी वजह से मैं कमजोर नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा वैसा होता है ना कि आपका एक कुछ एक्सप्रेशन आप करना चाहते हो, लेकिन आपको वो उसका क्या होता है कि आप अगर आप कोई बात बोलना चाहते हो और अगर आपको नहीं बोलनी जाए, वो सप्रेस होता है ना। तो नहीं उस तरह का सप्रेशन में मैं थोड़ा बहुत फील कर रहा था, जो आई एम जस्ट, इट इज नॉट माई कंप्लेन, आई एम ग्रेटफुल, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट समथिंग लाइक दिस कुड हैपन। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट इट इज कमिंग आउट, एंड अभी अभी ओटीटी पे भी बहुत ही जल्दी फिल्म आ जाएगी। लोग दर्शक इसको देख पाएंगे। अगर इस तरह का सिनेमा अगर बनाने का मौका मिला, तो मुझसे ज्यादा मतलब ग्रेटफुल कोई नहीं होगा। अविनाश, जैसे डायरेक्टर, सिनेमा जो है ना, सिनेमा बहुत महंगा मीडियम है जैसा वो कह रहा है, और सिनेमा बहुत बहुत मुश्किल मीडियम है, लेकिन सिनेमा के साथ एक और बात यह है कि सिनेमा हिम्मत वालों का मीडियम है, करेजियस लोगों का मीडियम है, और बार बार लोग इस तरह की हिम्मत करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, जैसे हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर्स है, यस। मैच बॉक्स है, और श्री राम राघवन, संजय राउत राय और सरिता है। तो जब इस तरह की हिम्मत जब करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीजें बदलें, और हो सकता है कि कुछ चीज लोग देखें और फिर से नए सिरे से
नए सिरे से सिनेमा की नई भाषा की तलाश होने लगी, और ऐसा होता रहा है हमारे यहाँ पे गाहे बगाहे। फिर एक दौर आता है जब ऐसा लगता है कि सब बंद हो गया, फिर कोई एक छोटी फिल्म, कोई ऐसी फिल्म, कोई सुंदर फिल्म फिर चल निकलती है। और अविनाश जैसे लोगों को का होना हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो उस हिम्मत की, उस करेज की जरूरत है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस आपको लगातार बता रही होती है कि ऐसा मत करो, ये तो नहीं चलेगा, इसमें गाना डालो, इसकी स्पीड फास्ट करो, इसको पेस अप करो। और अगर आप उनकी सुनते जाओगे तो आप उन्हीं सारी फिल्मों में से एक फिल्म बनाते जाओगे जो बन रही है। वहां पे भी चलने की गारंटी नहीं है। वहां पे भी ये बिल्कुल। नहीं है कि अगर आपने उनकी सब बात मान ली तो उस फिल्म को बहुत लोग पसंद करेंगे और बहुत आप कमाल हो जाएगा। वहां भी कुछ अच्छा और कुछ सोलफुल होना ही पड़ेगा, कितनी भी अच्छी फिल्म, कितनी भी कमर्शियल फिल्म हो। कि जो फिल्म चलती है उसको अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने ऑडियंस से एक संवाद स्थापित किया है। बिल्कुल। वो संवाद स्थापित करने के लिए अविनाश जैसे लोगों की, और हम ऐसे लोगों की, इसलिए इसलिए ये रिस्क अविनाश ने लिया। तो हम, मैं भी, मतलब अंदर से एक आवाज ये भी आती है कि भाई ये इतना इतना महीन काम आदमी कर रहा है और हम इसका पार्ट है, और कितना खूबसूरत है। लेकिन इसका, अविनाश ने एक गाना कुमार गंधर्व के एक भजन, सूरदास के भजन को इस्तेमाल किया है फिल्म में। तिल्लाना एक इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, टीएम कृष्णा का किया हुआ है। वहां पे दो गाने हो सकते थे कोई नए नए किस्म के, लेकिन नहीं। वो वो अनुभव जिस तरह से वो देना चाहता था उसी तरह से दिया है। और जितने भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं इसी वजह से कर, वरना नहीं कर। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज का दौर ऐसा है सिनेमा का, जैसे हम लोगों ने वो दौर देखा जब पैशन फॉर सिनेमा ब्लॉग हुआ करता था, जिसमें जी डिस्कशंस जी। होते थे और बहुत कुछ होता था। उसके बाद फिर 2012 का साल आया जब बहुत सारी यूनिक फिल्म्स आई, उसके आगे पीछे भी आई। चैतन्य और अविनाश की फिल्म्स आई, आसपास आसपास ही आई थी, और बहुत सारे फिल्म मेकर की यूनिक सिग्नेचर्स वाली फिल्म्स आई थी। तब जो फिल्म्स की रीडिंग थी उसको लेके एक अलग दिशा में हमको ले जाने का प्रयास था। अब ये है कि स्पून फीड आपको करना पड़ता है, और आपको ये पता है यूएसपी क्या है आपकी फिल्म की। जबकि फिल्म को रीड करने का, देखने का तरीका भी लोगों ने सीखना बंद कर दिया, जबकि एक उसके लिए स्पेसिफिक आपकी नॉलेज जरूरी है कि देखें कैसे उसको। वो कोई कहते ना मुझे क्या मिलने वाला है देख के, मेरा क्या फायदा होने वाला है, कितना मजा आने वाला है, यही पैमाने नहीं है फिल्म को देखने के। लेकिन मैं एक और बात इसमें बोलना चाहता हूँ, सॉरी माफ करना, मैं बहुत बीच बीच में आ रहा हूँ। लेकिन जो आपसे कह रहे सही है, लेकिन जैसे थ्री ऑफ अस है, अगर इसके साथ थोड़ा और करेज इन्वॉल्व हो जाता ना, दूसरे लोगों का भी, थिएटर ओनर्स का भी, इसका भी, उसका भी, तो ये फिल्म पसंद आ रही है लोगों को, सबको। जो हमको रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये आ रहा है कि वाह क्या बात है, क्या फिल्म है, बहुत लोग देखना चाह रहे हैं, फिल्म को जाना चाह रहे हैं। तो ये नहीं है कि अच्छे सिनेमा का बायर नहीं है, सिर्फ ये है कि वो अच्छे सिनेमा तक पहुंचाने का करेज सब में थोड़ा कम पड़ जाता है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत महंगा मीडियम है। मैं उनकी मजबूरियां समझता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी मजबूरी है, बिल्कुल डेफिनेटली मजबूरी है। इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मीडियम। तो नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान होता है। तो पर ये दिक्कत है हमारे समाज की। ज्यादा एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे आप ये बोल रहे हैं? सभी लेवल पे, मार्केटिंग के लेवल पे, एग्जीबिशन के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे, हर हर लेवल, हम्म। हर लेवल पे। क्योंकि उस सब में भी पैसे लगते हैं ना, जितने सिनेमा बनाने में लगते हैं उससे कहीं ज्यादा। एक तो मैंने चीज नोटिस की अविनाश जी की, जैसे जो किला में भी इवन जो कुछ प्लेसेस थे जहां पे आपने थोड़े से मनोरंजन, एक अलग किस्म का रिफाइंड मनोरंजन देने के लिए थोड़े से नुकीले कुछ चीजें आपने रखी, जैसे बंडिया का कैरेक्टर होता है, जैसा वो दिखता है, जैसी वो बातें करता है, तो वो फन एलिमेंट जैसे अकीरा कुरोसावा की फिल्म्स में होता ही था, मैंडेटरीली होता ही था ऐसा कैरेक्टर। इसमें वैसा नहीं है। बिल्कुल। इसमें आपने बातें भी बताई है तो आपने मतलब नहीं समझाया, आपने बोला तुम खुद समझो, आपने और आपकी राइटिंग टीम ने। जैसे जो सबसे यूनिक उसका एग्जांपल है, जब वो उस बुढ़िया के साथ उसकी हट में मिलने जाती है, उस कॉन्वर्जेशन को समझने के लिए कम से कम 2 बार 3 बार उस फिल्म को देखना पड़ेगा। हम्म। और मुझे लगता है कि सारी बड़ी सबसे यूनिक चाबी जो है पूरी फिल्म की शायद वही है। उसके अलावा बहुत सारे और सीन्स भी हैं जहाँ बहुत अच्छी फिलोसफी और यूनिक बातें हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो स्वानंद जी के कैरेक्टर का जो आर्क होता है दीपांकर का, कि वो जब ईर्ष्या महसूस करता है, बिल्कुल। तो कहीं कहीं ये लगने लगता है कि जैसे फिल्मों में पति पत्नी के बीच जो हम वॉयलेंस या किसी दिशा में जहाँ पे उलझन और वैसा, वहां पे बहुत सुंदर बातें सामने आती है प्रतिक्रियाओं के तौर पे। दीपांकर ने कुछ बोला है तो पत्नी शैलजा का सामने से जो बात आ रही है वो मिस कर रहे थे, मतलब कहानियों से। वो कहीं वो एक अज्ञानता भरी दिशा में भी जा सकती है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, स्वाभाविक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, बात खत्म, दर्शक घर चला गया, कुछ हाथ नहीं बिल्कुल। आया।
तो ये जो एक फिलॉसफी के जो टचेज हैं, ये इनको लेके क्या आप लोगों के अप्रोच थी, या इस पे कुछ आप एलाबोरेट करना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे निरीक्षण और परीक्षण है। कि जैसे कि वो पहला जो जिसका जिक्र किया आपने, वो ओल्ड विच वाला जो सीन है। ऑब्वियसली कि जब वो पहले ओंकार ने लिखा, और कि उसके इसके डायलॉग्स जिस तरह से वो हमने मराठी में लिखे थे पहले, कि क्या किस तरह का, और फिर वरुण उसको फिर और एक एक दो कदम आगे लेके गया। कि वो सारा इट्स इट्स पोएटिक भी है, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक वो सच में ऐसा हुआ, या फिर वो उसका भ्रम था, या फिर तो वैसा उस एक एक लाइन पे वो एक ख्याल था। कि और मुझे लगता है कि उतना उतना थोड़ा सा रूम रखना चाहिए सोच विचार के लिए, वार्तालाप के लिए, डिस्कशंस के लिए, और आप इंटरप्रेट करें एक क्यों, और वहां पे मुझे लगता है कि आप ऑडियंस को, मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आई थिंक एक ऑडियंस की और उनके इंटेलिजेंस की इज्जत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो ऐसी ऐसी कोई चीजें होती है जहां पे मुझे लगता है कि ऑडियंस भी वहां पे आ जाती है और सोचने लगती है, और उसका उसका हिस्सा बनती है हर सारी चीजों को। हर जो सामने एक विजुअल या फिर लाइन या फिर परफॉर्मेंस, और थोड़ा, क्योंकि क्योंकि जो चीज ठीक से सुनाई नहीं देती है उसके लिए आप कान थोड़े से ज्यादा देते हो ना। आप तो यही है, तो उसी तरह की बात है ये, कि जो शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन होने में, या फिर वहां पे एक अटेंशन बढ़ सा जाता है सारी चीजों में, जहां पे स्पून फीड नहीं होता है। बस उसके लिए सिर्फ एक टाइम एक टाइम इन्वेस्ट करने का जो एक 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 वहां तक ऑडियंस को लाना पड़ता है कि वो किस तरह से अपना टाइम इन्वेस्ट करे उस चीज में। यू नो और वो जैसे फिल्म शुरू होती है, या फिर जिस तरह के साइलेंस में, इसीलिए ऑब्वियसली कोई कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा है जब जब फिल्म शुरू होती है, या फिर बहुत कुछ इस तरह की चीज नहीं हो रही, क्योंकि आपको वो दिखता है पहले कि किस तरह की फिल्म का ये प्रॉमिस है, किस तरह का वर्ल्ड का ये प्रॉमिस है। जिस तरह से किला में आपको याद होगा वो पहला शॉट जहां पे वो समंदर किनारे के पहले, जब वो एक छोटी सी लेन में कैमरा जाता है। यू नो और बिकॉज बिकॉज क्या है कि एक शांत सी, एक मेडिटेटिव सी एक स्पेस में आप जा रहे हो, आ रहे हो, जहां पे अपने आप को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा आपको, और शांत करने के बाद आप आइए। क्योंकि जो जो लोग वहां पे बैठेंगे वो उनकी फिल्म होगी। जो लोगों को लगेगा कि यार ये साइलेंस मुझे, मुझे घुटन हो रही है इस साइलेंस से, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनको लगेगा कि ये फिल्म शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन लेकिन ऑडियंस जैसे ही थोड़ा सा विश्वास करता है और आगे बढ़ता है, आई गेस मुझे लगता है कि उसके जो फल भी है, उसके जो फ्रूट्स भी है, उसका जो जो कथारसिस है, जो जो ऑडियो एक 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 ऑडियंस को मिलेगा उसके बाद, वो कथारसिस मुझे लगता है कि बहुत डीप लेवल पे होता है। स्वानंद जी, नैन घट घटतन एक घड़ी, गजब का चरम लेके आता है ये सॉन्ग जब आता है। और वो तीन किरदार जब घूम रहे हैं, और विरह का रस और फिर हर्ष का रस जो था, हर्ष भी है, कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ छू लिया है कुछ। इनको इसको आप एलैबोरेट करेंगे? एक तो ये बात है ही कि आपने कुमार गंधर्व के सॉन्ग के प्रति अभी भी प्रेम बना के रखा अविनाश ने, कि उन्होंने रखा है इसको इसमें। और दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा रोमांच जो आता है उस समय में, एक जो सुख जो होता है और एक जो खुशी महसूस होती है व्यूअर के तौर पे उसको देखते हुए पूरी फिल्म में, वो ऑब्वियसली विरह से आती है। विरह रस से ज्यादा आपको कहता ना कि भींच देने वाला कोई रस नहीं है। तो एक तो मुझे आप बताइए, आप लोगों के क्या इंडिविजुअल, स्वानंद जी आपका क्या था जब आपने इसको देखा, इसके प्लेसमेंट को और इसके चयन को भी देखा, तो आपके दिमाग में क्या आया? नहीं, देखिए, मेरे लिए तो वो बहुत ही, ये पूरा 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 सिनेमा मेरे लिए भी ट्रिप डाउन मेमोरी लेन था, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये सिनेमा मेरे लिए इतना क्योंकि जैसे बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मेरा बचपन कुमार गंधर्व जी के घर में गुजरा है। मैं मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस कुमार जी का रहा है। मेरे पिताजी उनके शिष्य हैं, रहे हैं, और मेरी माताजी वसुंधरा कोमकली जी की शिष्या रही हैं। और मैं उस घर में पला बड़ा हूँ। ये गाना मेरे कानों में इतना पड़ा। मैंने मैंने गाना सीखा नहीं है, लेकिन मैं भी जो कुछ भी संगीत में करता हूँ शायद उन्हीं संस्कारों की वजह से कर पाता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने इतनी इतनी बुरी तरह से इग्नोर किया था संगीत को, लेकिन वो संगीत कुमार गंधर्व का संगीत। तो जब अविनाश ने कहा कि ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो मैं
मैं बहुत थ्रिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत, क्योंकि देखिए फिर सूरदास का नयन घट घट तन जैसा एक ये करना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें विरह भी है और उसमें खुशी भी है, उसमें उसमें दोनों भाव है, और दोनों भाव है कृष्ण के प्रति है, फिर प्रेम 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 गीत है वो। तो वो अविनाश ने जब चयनित किया तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसके ऊपर कई बार क्या होता है कि आपको उस समय बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या क्या संगीत बज रहा है, ये क्यों बज रहा है। लेकिन मुझे पता था कि ये क्यों बज रहा है और ये किस लिए बज रहा है। मैं बहुत बहुत घर पे महसूस कर रहा था जब वो सीक्वेंस हुआ। और वो दोनों के लिए, और दोनों के भाव से वो देखा जाता है, मतलब शैलजा के भाव से भी देखा जाता है, तीनों के भाव से, जयदीप के जो कैरेक्टर है उसके भाव से भी देखा जाता है, प्रदीप कामत के, और दीपंकर के भाव से भी देखा जाता है। तो हर तीनों के भाव को समाहित करता हुआ वो भजन है, और फिर कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, एक तीसरे स्तर पे जीवन के अर्थ के तीसरे चौथे स्तर पे बात जाती है, आपको जो लेना है ले लीजिए। उसमें कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं है, ये इससे ये जुड़ता नहीं, इससे ये नहीं जुड़ता, ये है और ये गीत है। और ये लोग कोकण में एक स्थान में है, तीनों साथ में, और कुछ केमिस्ट्री में अभी हल्का फेर बदल हुआ है, जो औपचारिकता है वो थोड़ी सी टूटी है, वो थोड़ी सी उन दोनों के बीच में थोड़ी औपचारिकताएं टूटी है, कुछ कुछ केमिस्ट्री उनकी बदली है, और उनकी केमिस्ट्री बदलने से त्रिकोण में तीसरा कोण भी थोड़ा सा हिला है। वो बहुत बड़ा मोमेंट है इस फिल्म का, एक्चुअली सबसे बड़ा मोमेंट है। आप मतलब झूले वाले सीन के पहले। बिल्कुल। अविनाश जी, ये जो ये सीन है, इसमें जैसे जो शैलजा और प्रदीप का का जो है इस गाने से रिलेशन है कि जैसे उन वो खुश हो रहे हैं, उनमें प्रसन्नता से भीग रहे हैं, वो ये प्रत्यक्ष है। दीपांकर का किरदार है वो क्या इस गाने से विरह के माध्यम से ज्यादा जुड़ा हुआ है, या वो भी किसी तरीके से प्रसन्न है? वो समीकरण जो आप बता रहे हैं कि त्रिकोण, मतलब वो बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या बिल्कुल। प्रत्यक्ष रूप से अगर छूना हो तो क्या विरह ज्यादा हावी है दीपांकर के उस क्षण में? अभी 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 यही ये बातचीत में मुझे मतलब सोनेन सर ने जो बोला वो एग्जैक्टली करेक्ट बोला कि ये बहुत स्थायी भाव जो है कुमार जी के गानों का। मतलब मैं एक्चुअली आपको बताऊं तो ये तीन तीन गाने में इस्तेमाल करना चाहता था कुमार जी के यहाँ। तो एक एक तो नैन घट घट तन था, जो जो इस सिचुएशन के लिए मुझे चाहिए था कि मतलब जो जो आपको समझ में ना आए कि ये मतलब किस 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 इमोशन में ये जा रहा है, कि मतलब कि ये हर्ष से भरा हुआ है, विरह से भरा हुआ है, एक एक मेलनकली भी है। तो ये उस तरह का, और एक स्थायी भाव है बहुत। कुछ भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं है सारे गानों में। और और जिस तरह का जो एक विजुअल्स मुझे जो अपेक्षित थे उस गाने में, जो जिस जिस किले में मैं शूट फोर्ट में मैं शूट करना चाहता था। यू नो और तो वो नैन घट घट बहुत ही मतलब वहां पे मुझे इस्तेमाल करना था। फिल्म खत्म होने के बाद मुझे एक्चुअली युगन युगन हम योगी इस्तेमाल करना चाहता था मैं। लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव है सारी चीजें, और ये इतना लो बजट फिल्म के लिए हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और तीसरा जो गाना था, जो जो भरतनाट्यम सीक्वेंस था, उसमें मैं राग केदार जो है सखी नी के तो वो रखी नीका गाना का नहीं मतलब रखी। यस यस, तो वो गाना मुझे चाहिए था। फिर ऑब्वियसली फिर जब चुनाव की बात हुई कि बाबा नहीं, मतलब देखो कि एक ही गाना शायद वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, तो मैंने इस गाने को चुना। और फिर मैंने टीएम कृष्णा, वरुण से मैंने फोन नंबर लिया और टीएम कृष्णा को टेक्स्ट किया और उनसे बात की, एंड ही वाज सो वार्म, एंड और उन्होंने बोला कि हाँ अविनाश, मैं जरूर इस फिल्म के लिए करूंगा ये, और उन्होंने थिलाना रिकॉर्ड करके उन्होंने भेज दिया। और जहां तक क्लाइमैक्स की बात थी, जो मुझे लगता है कि युगन युगन नहीं इस्तेमाल कर पाया, लेकिन जिस तरह से आलोका ने जो एक एक भाव, और वो कहीं और स्थायी हो गया, क्योंकि युगन युगन मुझे लगता है थोड़ा और डायरेक्ट हो जाता अगर यूज करता और बहुत एक अलग। तो ये थोड़ा सा वो इनडायरेक्ट कि नहीं, क्योंकि मुझे वही लगता है कि मतलब क्यों कि महसूस होने दो लोगों को, बहुत ज्यादा डायरेक्ट ना हो लेकिन बहुत कुछ हो अंदर। यू नो तो उस तो कुमार जी के सॉर्ट ऑफ लाइक सोल, एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड लकी कि कुमार जी का म्यूजिक यूज करने मिला, और इससे बड़ी भाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती।
हमीर कल्याणी का जो तिलाना है वो भी बहुत सुखद है जब वो आता है। और फिल्म जिस पेस से चल रही होती है, फिर एकदम से जैसे जो वो अपनी पोजीशंस लेती हैं लड़कियां, और फिर जैसे ही संगीत चालू होता है तो बहुत अद्भुत था। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये कब प्रयुक्त होता है, इसका क्या मायना होता है, तिलाना का क्या मतलब होता है, हमीर कल्याणी को लेके अगर कुछ आप बताना चाहें, कब प्ले किया जाता है, स्वानंद जी अगर आप भी बताना चाहें। अगेन भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी जो जिस तरह से होती है, बंदिशें होती है, जिसमें जिसमें शब्द प्रधान होती है बंदिशें ना, मतलब जिसमें चार लाइनों की कुछ भी होती है कि सखी नींद निशानी हो, या कोई भी जो है कि सखी ये रिया जी पिया बिना, या कोई इस तरह की चार लाइनों की बंदिशें होती है ख्याल गायकी में। उसके तो ख्याल गायकी में एक और चीज आती है, उसको तराना कहते हैं। और तराना शब्द विरहित होता है। दिर दिर तोम तोम तानोम तनोम तदीम दीम, तो उसमें सिर्फ प्योर म्यूजिक होता है और आघात होते हैं शब्द। तो उसी का समकक्ष प्रारूप कर्नाटक म्यूजिक में तिल्लाना है। बिल्कुल। तो तराना ही तिल्लाना है। तो तिल्लाना में शब्द नहीं होते। वो एक राग है, जो आपने कहा हमीर, वो उस राग में एक तिल्लाना है। और तिल्लाना की खूबसूरती ये होती है कि सारा इंटरप्रिटेशन थ्रू एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है। देर देर तोम तनोम तनोम तदेरे ना। तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है वहां पे कवित्व एंड हो चुका है और म्यूजिकत्व चालू हो चुका है, संगीत तत्व सबसे हावी हो चुका है। और इसीलिए वो फिर वही होता है कि शब्द कई बार इस सब चीजों को मार देते हैं। तो संगीतकारों ने शब्दों से भी ऊपर उठने की सोची, और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं रखते हुए इवन गायकों ने भी सोचा कि हम भी कुछ म्यूजिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो वो तिल्लाना है, और मेरे ख्याल से इसीलिए इस फिल्म में इतना अच्छा वर्क करता है, क्योंकि और फिर मीनिंग से दूर है। बिल्कुल, और दूसरी एक चीज ये है कि कि जैसे वो ताल की बात आपने कही कि इस तरह का ताल जो जो आप बचपन में जब आप नाचते हो, गाते हो, और एनर्जी रहती है, आपके ऑर्गन्स इतने सब कुछ इतना ये होता है, एनर्जेटिक होता है। तो उस मेमोरी में वापस ले जाना उसको, और वो ताल में लेके जाना कि वो हाई पॉइंट था बहुत एक। जब आप नाचते गाते हो, वो आपकी जिंदगी का बहुत एक हाई पॉइंट होता है। क्यों, मतलब जैसे ही कुछ मतलब शादियां होती है या फिर कुछ और फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग होती है, आप नाचते हो, वो बहुत बड़ा हाई पॉइंट होता है एनर्जी का। तो वो कैरेक्टर जो जो उसकी गति जो है वो एकदम से स्लो हो गई है अपनी लाइफ में। यहाँ आके वो धीरे 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 वो गति बदलना शुरू होती है, और वो जब जब वो हाई पॉइंट आता है उस रिदम का, वो म्यूजिक की वजह से उस मेमोरी में जाती है। दैट्स व्हाई लाइक लाइक शी लाइक वो कि वो जाके कोने में जाके शैलजा का कैरेक्टर जो है, वो जाती है कोने में, और कोने में अकेले रोती है वहां पे किसी को, बिकॉज शी कुडंट बिलीव हर सेल्फ कि मतलब ये इस तरह की लाइफ, इस तरह का रिदम, इस तरह का हाई पॉइंट मैंने जिया है लाइफ में, और वो मुझे वापस एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे। इट बिकम्स अ वेरी ओवरवेलमिंग लाइक एक्सपीरियंस फॉर हर। इतना ध्यान नहीं जाता जब आप बता रहे हैं ना कि वो रोती है जाके पीछे खंबे के, ये वो नजर नहीं आता मुझे लगा, या तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आपने दिखाया नहीं, दोनों में हाँ, से कोई एक बात वो है। वो थोड़ा सा दूर से ही दिखाया है, हमने हाँ, तो किया ही तो नहीं। वो बहुत अद्भुत होता है कि वो कॉन्शियस होती है, पीछे हटती कि मैं क्या कर रही थी, फिर सोचती है कुछ। हम्म। और ये जो गीत है, ये जो राग है, ये भी प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है, और ये भी कहेंगे आप एनर्जी से जुड़ा हुआ है। दो एलिमेंट इसके मुझे समझ में आए। इस फिल्म में एक खास बात जो मुझे लगी, जो बहुत बहुत सटल सटल क्वेश्चंस लाइफ के आपसे पूछे गए हैं, और वो आपको आपके केंद्र तक वापस ले जाने में मदद करते हैं आज की जो शोर भरी जिंदगी में है। जैसे एक मुझे बहुत अच्छा लगा, जब जो पूरी फिल्म का बेसिस ही है कि अपने उद्गम की तरफ लौटना, ये शब्द ही इतना कहते हैं ना कि अप्रचलित सा कर दिया गया है। उद्गम शब्द, जेनेसिस ज्यादा स्टाइलिश लगता है और उद्गम थोड़ा सा। तो मुझे लगा यार, ये फिल्म मेकर भी कमाल है कि इसने वापिस इस शब्द को बड़ा कहते हैं ना कि खड़ा कर दिया सामने लाके कि यूज करो, अभी भी ये बहुत रेलेवेंट है। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या आप वापस कभी अपने उद्गम की तरफ लौटने का सोचते हैं, जो आपके मूल केंद्र थे जो पीछे छूट गए, या फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में उद्गम का जो भी अर्थ आप समझते हो उस लिहाज से। मैं अगर बोलूँ तो मैं अपनी एक कविता का जिक्र करना चाहूंगा। मतलब मेरी कविता वो थोड़ी धर्मवीर भारती की कविता से बहुत पहले शुरुआत के दौर में जब मैं घर से निकला था। मैं जब घर से निकला था तो
बम्बई आने के लिए, दिल्ली आने के लिए और चीजें करने के लिए, तो धर्मवीर भारती की कविता, मुझे को एग्जैक्ट लाइन उसकी याद नहीं, पर फिर मैंने उसके ऊपर अपनी एक कविता लिखी थी कि इन लाख दियों के शहर में मैं बाहर से आया हूँ, और अपनी झोली अपना अंधेरा साथ में लेके आया हूँ। घर से निकल कर आया हूं मैं फिर घर तक पहुंचने को। हम फिर घर तक ही पहुंचना चाहते हैं। हर चीज जो बाहर पराक्रम किए है, विक्रम किए है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसकी, मुझे जब पहली बार कहा गया था कि आप कवि बनना चाह रहे हैं, अपना सरनेम बदल दीजिए, किरकिरे जो है ये कवि का सरनेम नहीं लगता। आप आप, आप स्वानंद काफी है, स्वानंद कोई दिक्कत नहीं, या फिर आगे कोई और कुछ लगा लीजिए। तो मैंने, मेरे मन में एक ख्याल भी आया कि हाँ ये बात सही कह रहे, फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं जिस पान की दुकान पे खड़ा रहता था, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मैं ही हूँ। मुझे कहानी तो उसको सुनानी है, मेरी कहानी तो वहां चल रही है, यहाँ तो ये सब बोनस है। तो जब वो पूरा नाम सुनेगा तब उसको ये पता चलेगा ना कि ये वही किरकिरे जो मेरे यहाँ पे खड़ा होता था, उधारी खाता था। तो वही है कि पूरी जर्नी बारंबार उद्गम तक जाने की है। कुछ भी अगर, ये हम साइकोलॉजी में भी, साइकेट्री में भी देखते हैं कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत आज है, तो आपका आपका थेरेपिस्ट आपको आपके उद्गम पे ले जाता है कि वहां कुछ किसी ने कोई बात बोली थी जो आपको आज भी चुभ रही है, जो आपको आज भी दिक्कत दे रही है, और वहां उसकी हीलिंग होती है। तो हीलिंग वहां ही जाके होती है, मदरबोर्ड पे हीलिंग होती है। तो मैं उसको बस ऐसे ही कहूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही सही शब्दों में स्थानंद जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। ऑफ कोर्स वही वही जर्नी है कि कि मैं तो बहुत भावुक और बहुत नॉस्टैल्जिक इंसान रहा हूँ, इसी वजह से मतलब अ, अ, किला भी एक प्रयास था, पीछे अपने अपने मेमोरीज में जाके, दोस्तों में जाके, और जो पहली, और मुझे लगता है कि ये जो पहले के जो, जैसे जैसे 1 से 7 की उम्र जो होती है ना बच्चे की, वो इतना इतना वो स्पॉन्ज की तरह होता है बच्चा। वो सिर्फ, कोई कोई उसमें फिल्टर नहीं होता है, वो सारी चीजें अंदर सोख लेता है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव पूरी खाली होती है ना पहले। तो जो आ रहा है वो भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, फिर जो भरा है, और जो फिर 7 से 14 की उम्र होती है, जो मुझे लगता है कि जो मतलब उसमें भी भर रहा है, लेकिन उसमें समझ में आ रहा है कि अच्छा कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, नहीं लेनी है। फिर 14 के बाद जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसको प्रोसेस करने का टाइम शुरू होता है, जो 21 तक जाता है। तो वो सेप्टेनियल्स हर एक 7 7 साल के अंतराल में, मुझे लगता है कि एक इंसान का भाव जो है ना, वो अपने कर्मा के, और वो हार्ड ड्राइव में जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसके उसके थ्रू वो प्रोसेस होता रहता है, यू नो और फिर बीच में एक एक जगह ऐसी आती है जब लगता है कि हाँ यार, मैं पहुंचना तो कहीं चाहता था, मैं करना तो कुछ चाहता था, आ कहीं गया हूँ, जा कहाँ रहा हूँ पता नहीं, यू नो और फिर ऐसी जब 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 एक अवस्था आ जाती है, वहां पे आप पीछे मुड़ के देखते हो और सारा एक एनालाइज करना शुरू करते हो। कुछ लोग थेरेपी में जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों से बात करते हैं, कुछ लोग अपने अंदर जाते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो जरिया है, मतलब एक कलाकार का जो जरिया है, वो अपनी कला पे और उसके मतलब उसके थ्रू एक्सप्रेस कर पाना। तो ये इस तरह की फिल्म, मतलब दर्शकों से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली वो है, लेकिन मैं तो इसका ऑडियंस पहले हूं ना। ये एक्सप्रेशन में मैं खुद पहले मैं महसूस करना चाहता हूँ, उसके थ्रू मेरी हीलिंग होती, तो मेरे लिए ये प्रोसेस, ये इस तरह के फिल्म का प्रोसेस पे आना ही मेरे लिए थेरेप्यूटिक और अपने उद्गम पे वापस आने 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 जैसा रहा है। और मतलब ऑब्वियसली जो जितने, मतलब वरुण ने जिस तरह से पोएट्री लिखी है, सारी, और वो इतना उसने वो एक एक इतने कम समय में ऐसे भाव में जोड़ दिया कि मैं खुद ही मैं रह गया कि मतलब यार, ये वाह, ये बहुत ही सुंदर एक एक मेल हो गया। जो वरुण मेरा इतना अच्छा दोस्त रहा है, मसान हमने साथ में की थी, और मैं हमेशा उसके साथ काम करना चाहता था, और कभी मौका नहीं मिला। लेकिन ये कहानी उसने पढ़ी, और उसने उसकी फिल्म वो शुरू करने जा रहा था, लेकिन उसने कुछ महसूस किया और वो बोला कि अविनाश, ये तो मैं जरूर कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने ये फिल्म की। जी, एक एक फिल्म की फिलॉसफी का सवाल, उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि अ, प्रदीप और शैलजा की जो एक बचपन का प्रेम है, उसमें जब वो दोबारा मिलते हैं तो कहीं भी सेक्सुअलिटी का भाव नहीं आता है, रत्ती भर भी नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? और वो चूंकि आज के समय में अगर जब भी आप, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही है वो चीज, किसी भी कहानी में आप देख लो तो
इस वजह से भी रेयर हो जाती थ्री ऑफ अस। तो वो क्यों नहीं आता, और उसके पीछे आपकी क्या सोचती, उनकी जो दोस्ती है, प्रेम है बचपन का, उस उसको आपने कैसे देखा? मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि उम्र के भी पड़ाव होते हैं ना सारे, कि हर एक उम्र में हर एक चीज लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऑब्वियसली पहला पहला जो प्यार होता है वो समझ नहीं आता है कि इसको सेक्सुअली एक्सप्रेस करना है, कि इसको किस किस भाव से, मतलब वो इतना, क्योंकि और क्या है कि क्योंकि जो जो आप ही के अंदर वो चेतना जो है ना, वो आप महसूस करते हो। और पहली बार आपको लगता है कि हाँ, मुझे मुझे प्यार हुआ है, या फिर वो एक संवेदना मुझे मिली है, वो आपके अंदर हो रहा है ना सारा। कि और उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाता पहले प्यार को। वो इस तरह की चीज होती है कि जो 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 एक उम्र, तहा उम्र वो लॉन्गिंग रहती है, कि यार वो जो मैंने कुछ महसूस किया था ना, वो कुछ और था। क्या था बिल्कुल नहीं पता। वो क्यों क्या था और क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि उसकी जो संवेदनशीलता इतनी ज्यादा होती है उस उम्र में, प्रोसेस नहीं होती। यू नो फिर आगे, फिर कुछ रिलेशनशिप्स होती है, आप समझने लगते हो सारी चीजें, सेक्सुअलिटी को समझते हो आप रिश्तों में बहुत सारी चीजों को समझते हो आप। फिर वो होते होते एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हो कि जहाँ पे कि एक सारा एक उस तरह का एक सात्विक सा भाव, मुझे लगता है कि कुछ कुछ ये ऐसा होते हो कि आप उस सात्विकता पे वापस आना चाहते हो आपके। क्योंकि सात्विकता में क्या है ना, सात्विकता में बहुत स्थायीपन है, और वो स्थायी भाव पे आना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप स्थायी भाव में आते नहीं हो, तब तक आप अपने आप को और दुनिया को एक एक बहुत ही नॉन जजमेंटल अप्रोच से नहीं देख पाते हो। और तभी हीलिंग हो सकता है जब आप बहुत ही नॉन जजमेंटल तरीके से चीजों को देखने लग जाओ। और वो सात्विक भाव पे आना, मुझे जो लगता है, वो एक प्रयास था। स्वानंद सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपने जो बात इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की है वही वही मैं कहना चाह रहा, मतलब वो बिल्कुल उसी को दूसरे शब्दों में मैं अगर बोला तो मैं उसी को दूसरे शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा एक्सप्रेशन है। और देखिए, थ्री ऑफ अस जो फिल्म है ना, वो मुझे लगता है उसका डिमेंशिया, उसका वो सब ना मेटाफर को लेके चलती है। वो एक काव्य भाव में पूरी फिल्म है, मतलब वो फिल्म इस बारे में नहीं है कि उसके उसको क्या हुआ डिमेंशिया में, उसको क्या हो रहा था, उस बारे में नहीं है। मेमोरी के जाते वक्त मेमोरी को फिर पकड़ने की कोशिश में, अपनी सबसे पुरानी मेमोरीज के पास जाने की कोशिश है। तो उसमें उसमें स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल भाव ज्यादा है, बजाय इसके कि होने को कई चीजें हो सकती थी, लेकिन और कई कई दिशाओं में ये कहानी जा सकती है अगर उस तरह से ले जाना चाहे तो, क्योंकि एक रियल कंडीशन के बारे में आप बात कर रहे हो। तो उस काव्यात्मकता में क्या उस सेक्सुअलिटी की जरूरत थी? मुझे लगता है नहीं थी, क्योंकि वही उस बात का खूबसूरत पॉइंट बनता है कि क्योंकि लोग लोग भावुक होके बाहर आते हैं, क्योंकि उनको उनके बचपन के दोस्त के साथ उनको नहीं पता वो कैसा दिख रहा है 50 साल बाद, 15 साल बाद, 20-25 साल बाद। वो सिर्फ है, वो सोल जिंदा है, और वो सोल टू सोल का कनेक्शन है। वो कई बार आप आपके बचपन के दोस्तों को देख के देखते हैं, ये तो मेरी मेरी स्मृतियों में ये कुछ और था, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो आपको पता चलता है कि नहीं, लेकिन ये आत्मा वही है। तो ये उस उन तो सिर्फ सिर्फ एक रिडम्पशन है, वो इसलिए नहीं आई है कि उसको कहीं यहाँ पे कोई बहुत तकलीफ है, वो इसलिए आई है कि कुछ बातें अन कहीं कहीं पे रह गई थी, वो कह देनी थी। सॉरी कहना था कि उस दिन मैंने तेरा दिल तोड़ा था, और उतनी ही बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और खूबसूरती जो इन लड़कों ने जो बनाई है ये फिल्म, और मैं तो सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा उस तरह से भी देखता रहता हूँ फिल्म को, बाहर से भी देखता रहता हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि इन्होंने एक सुपरमैन कौन होता है? सुपरमैन वो होता है जो 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 बड़े बड़े काम कर देता है, जो कोई नहीं कर सकता। ये भी ऐसे छोटे छोटे आम आदमी के बीच के सुपरमैन है। बिल्कुल। एक मोमेंट में ये कोई एक एक्ट ऐसा करते हैं कि जो जो उनको उनको अच्छा इंसान बनाता है, या खूबसूरत इंसान बनाता है। समेट लेना, समझ लेना दूसरे इंसान को। मुझे बहुत अच्छा चरित्र लगता है कादम्बरी का, जो सारिका का है। जो हमें नहीं पता वो दुख में है या नहीं है, लेकिन वो अपने पति के लिए उतना दरवाजा खोल देती है कि आप ये लम्हा जी लो। और
तो इसीलिए मुझे वो मतलब बिल्कुल वही, मैं वापस घूम के उसी बात पे आता हूँ कि मुझे नहीं मुझे उसमें उसमें मैं उस दिन शेफाली से भी बात कर रहा था कि कमी भी नहीं खलती। मुझे नहीं लगता कि ये हाथ पकड़े। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो सॉरी कहती है और वो कहती है कि तुम, अब मैं तुमको ज्यादा दिन याद नहीं रख पाऊंगी, और वो कहता है मैं याद रख लूंगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। दो चीजें मैं भी ऐड करूं इसमें, हालांकि मैं सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन फिर नहीं नहीं, पर करो करो, आप बहुत अच्छा ऐड करते हो। तो हाँ, एक तो ये है कि वो हाथ पकड़ती है जब नीचे उतर रही होती है, लेकिन वो ऊपर से पकड़ती है, हाँ हाँ। हाथ सीधा नहीं पकड़ती है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, वो बहुत बिल्कुल सुंदर। सोचा समझा था। वो हाँ, उन दोनों ने तय किया था। और वो भी इसलिए पकड़ती क्योंकि वो उस मोमेंट में उतर रहे हैं, वो ढलान पे आ रहे हैं। तो वो पकड़ना भी पकड़ना दो तीन तरह से जरूरी हो जाता है। और वही वही खूबसूरती होती है रिश्तों की। मतलब ट्रैफिक क्रॉस करते करते जब लड़का लड़की हाथ पकड़ लेते हैं एक सेकंड के लिए उसमें, तो मुझे वही लगा कि बिल्कुल उन्होंने, और मुझे शेफाली ने बताया भी था कि वो बिल्कुल उन्होंने यही सोचा था कि मैं तुम्हारा हाथ यहाँ नहीं पकड़ूंगी, यहाँ पकड़ूंगी। नहीं, और एक चीज है कि रिश्ते खूबसूरत बन जाते हो जाते हैं जब रिश्तों की जो एक 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 बाउंड्रीज भी जो एक डिफाइन होती है ना। जो 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 भी मुझे लगता है कि जितना उसमें एक एक्सेप्टेंस, और उस एक्सेप्टेंस के बाद उसकी जो बाउंड्री भी होती है, वो बाउंड्री जब डिफाइन होना शुरू हो जाती है तो वो रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत बन जाता है, ऐसा मुझे लगता दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो था कि इस फिल्म का नाम थ्री ऑफ अस की जगह फाइव ऑफ अस भी हो सकता था, सिक्स ऑफ अस भी हो सकता था। जो भी किरदार हैं, वो जैसे कादम्बरी का जिक्र किया तो मैं मेरे दिमाग में आया कि यार उसके बिना तो उसकी तो बिल्कुल अलग कहानी है, बहुत सुंदर खिली खिली सी कहानी है। है। जब वो आती है फ्रेम में, आप भूल जाते हो कि तीन थ्री ऑफ अस कोई नाम की फिल्म चल रही है। मैंने अभी पोस्टर लिखा है, मतलब अभी नया पोस्टर मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। तो मैंने वो उसमें मैंने जो कैप्शन लिखा है वो ये लिखा है कि थ्री ऑफ अस इज एक्चुअली फोर ऑफ अस। और आप सही कह रहे हैं कि वो फाइव ऑफ अस भी और सिक्स ऑफ अस भी और ऑल ऑफ अस भी हो सकती ऑल ऑफ अस, इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस। इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस। लेकिन थ्री ऑफ अस ऑब्वियसली ये टाइटल क्यों और किस लिए? ऑब्वियसली क्योंकि ऑब्वियसली ये त्रिकोण जो है ना, हमेशा नहीं नहीं, बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोण है वो, हाँ। महत्वपूर्ण, और तो वो एक बात थी। और ऑब्वियसली ऐसा कोई बहुत एक जैसे जैसे किसी ने कहा कि टाइटल उद्गम भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला चलो उद्गम रख लेंगे, लेकिन फिल्म देखने कोई जाएगा क्या उद्गम ये टाइटल से आज के दिन? तो मतलब और मुझे ऐसे टाइटल अच्छे लगते हैं कि जो जिसके बारे में कोई फिलोसफी और कोई कोई सारी चीज और ना आए, एक बहुत ही स्थायी भाव से वो टाइटल आए और इंटरेस्ट भी जागृत हो। वैसे तो ये बहुत आदर्श समय है इसको क्लोज करने का, पर एक सवाल और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक विचार फिल्म देती है कि, देती क्या है, वो वापस हमारे दिमाग में और हमारे सामने ला के खड़ा करती है कि जिंदगी इसी उधेड़बुन में निकल जाती है कि हमें भगदड़ पसंद है, शांति पसंद है। बिल्कुल। और ये वाकई में आज का एक, कहते हैं ना कि जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, या जो स्थितियां हम देख रहे हैं, या इवन नॉर्मल लाइफ में भी हम डे टू डे रूटीन्स देख रहे हैं, जॉब्स जितने भी लोग कर रहे हैं, उन उन सब में जो नैराश्य छाया हुआ है कि उधेड़बुन पसंद है कि शांति पसंद है, और उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग फिलोसफी है, बात वापस हमको याद दिलाती फिर। क्या ये आप लोगों की भी जो लाइफ है, करियर्स हैं, उनमें आप लोग भी ये जब वाक्य आया होगा आपके सामने स्क्रीन प्ले के जरिए या शूट करते टाइम, आप लोग ने रिविजिट किया कि यार बात तो बिल्कुल सही है, हम भूल से गए, या आप पहले से सेटल थे उसको लेके? नहीं नहीं, मैं सवाल थोड़ा सा मतलब फिर से थोड़ा सा बताएं, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ। ये आपकी फिल्म में एक बात कहती है कि जिंदगी इसी उधेड़बुन में निकल जाती है कि हमें शांति पसंद है या भगदड़। जी बिल्कुल। जी। तो तो नहीं नहीं, वो तो हमारे जीवन में भी वही वो चीज हमारे भी जीवन में आती ही है, क्योंकि हम भी रोजमर्रा यही बातें कर रहे होते हैं कि कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है, मतलब जो जो फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग हैं, हम सारे लोग कहाँ जहां भी खड़े हैं, वो किसी चीज को चेज करते पाए जा रहे हैं ना। मतलब ये दौर जो है ना, जो सपनों को चेज करने का दौर है, एक अच्छे जीवन को चेज करने का दौर है, एक अच्छी चीजों को अपने अप, कुछ भी नहीं, कंट्रोल पाने का जो चीज है कि भाई मैं ऐसी स्थिति में पहुंच सकूं कि मैं अपने तरह की फिल्म बना सकूं, इतना कंट्रोल मुझे चाहिए। वैसे ही शायद किसी बिजनेसमैन को चाहिए कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंचूं कि मैं अपना कॉल ले सकूं कि क्या करना है। ऐसे ही किसी इंश्योरेंस वाले को भी वही होगा। तो हम उस दौर में जी रहे हैं, और उस उधेड़-बुन से ही इस तरह के सिनेमा का जन्म होता है, मुझे लगता है। क्योंकि ये हीलिंग हमारी भी है। ये जो सिनेमा है, ये जो अविनाश अरुण का सिनेमा है, ये हमारे लिए भी हीलिंग था। क्योंकि
जब वहां कोंकण में जाके रह रहे थे तो उससे सुंदर कुछ था नहीं जीवन में। मेरे मेरे जिंदगी के बहुत सालों में, कई बार बोल चुका हूँ ये, अविनाश को भी बोल चुका हूँ कि बड़े सालों में वो 25 दिन, 20-25 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर कविता पे हम काम कर रहे थे। उस फिल्म का नाम थ्री ऑफ अस है। इतने सुंदर लोग साथ में थे, अविनाश थे, उनका कैमरा था, जो जो उसके होने का एहसास नहीं करा रहा था। उसका कोई, उसकी कोई लाउड ध्वनि नहीं होती। मैं बहुत सारे सेट्स पे जाता हूँ और मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका अच्छा है खराब है, लेकिन लेकिन हम बहुत सारी फिल्में बनाते हैं। मैंने भी एक शो भी बनाया है। उसमें एक होता क्या है कि आप बहुत एग्जिस्टेंस के चीजों का पता चलता है कि, और अविनाश के भी दूसरे सेट्स पे वैसा होता होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर्टिकुलर सेट्स पे नॉन एग्जिस्टेंट चीजें थी। हम उस जगह पे थे, रंगोलियां बन रही थी, इतने सारे अविनाश ने, और अविनाश जिस तरह से जिंदगी को देखता है, अगर आपने देखा होगा कि वो जब पहली बार स्कूल में जाते हैं तो एक पुष्प को पूरा, उसकी डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है। पुष्प की एनाटॉमी जो है, फूल की एनाटॉमी जो है, उसकी डेफिनेशन की है, ये पराग है, ये है, ये है। और उसके बाद शैलजा क्या करती है कि वहां के पत्ते ढूंढ के लाती है, पीले, नीले, हरे, लाल पत्ते। उस तरह से अविनाश नेचर के भी पास जाता है कि इतने कलर के पत्ते तो बम्बई में कभी नहीं दिखाई देते। और तो ये अपने आप में उसी भगदड़ से निकल के शांति की तरफ जाने की तलाश है। और फिर फिल्म खत्म होती है और आपको फिर रोजी रोटी चलाने फिर भगदड़ में आना पड़ता है। तो ये कहानी तो चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 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 भी वही लगता है कि ये वो यिन और यांग है, ये दोनों 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 चीजें कि और मैं समझ चुका हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट शफलिंग नाउ, इट्स इट्स नॉट अबाउट सेटलिंग। जहाँ पे ये सेटल होने का भाव है या फिर किसी कोई भी चीज वांट की भाव है, मतलब डिजायर होना एक बहुत अलग चीज है, बट लेकिन वांट जो है ना, वो मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आई फील लाइक इट्स कि ये शफल होगी जिंदगी, और इधर से उधर और उधर से इधर होगा। ये यूनिवर्स का खेल चल रहा है, और ये खेलना पड़ेगा, और बहुत स्थायी भाव से खेलना पड़ेगा। तो ना ना ये चीज ज्यादा सीरियसली लो, ना वो ज्यादा चीज सीरियसली लो। जब मुझे लगता है कि अपने आप को भी कितना सीरियसली लो, मुझे लगता है कि कि जस्ट चिल, रिलैक्स, एंड जो हो रहा है उसको स्थायी भाव से देखो, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सोनन जी। आप हमें चुंबक और थ्री ऑफ अस वाले अभिनेता से मिलाते रहे बार बार, और उसका फ्रेम पे आना, स्क्रीन पे आना बहुत सुखद होता है। और अविन, आप बतौर डायरेक्टर, आपका एक अलग भारतीय सिनेमा में स्पेस है और उसको अभी बहुत कुछ करना है। ये मैं तो 10-15 साल, 12 साल से देख रहा हूँ। तो त्रयी जो है, ये त्रयी की तीसरी फिल्म ज्यादा साल न ले और आप कमजोर महसूस ना करें, क्योंकि कहीं कोई बैठ के, बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में हैं जो शुरू से आपको देख रहे हैं और वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हैं, और उसकी एश्योरेंस हम दे रहे हैं, आपको किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत मैं बहुत धन्यवाद। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जी जी। मैं मैं लल्लन टॉप को साधुवाद देना चाहता हूँ और मेरे दोस्त सौरभ को बोलना चाहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छी टीम बिल्ड की है। और जितनी तैयारी से तुमने इंटरव्यू लिया है और जितनी समझ से तुमने इंटरव्यू लिया है, ये अपने आप में इंटरव्यू देने के लिए, फिल्म मेकर के लिए भी ये जगह बहुत सुंदर होती है। तो बहुत 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।